इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं विवेक। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं जिनका आज हम परिचय कराने जा रहे हैं, उनका विंध्य के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सतना ज़िले के एक छोटे से गांव से अपनी जर्नी स्टार्ट की और इंदौर होते हुए, दिल्ली होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं रविशंकर तिवारी जी, जो एक लेखक हैं और बहुत सारी बुकों का पब्लिकेशन उनके द्वारा किया जा चुका है। रविशंकर तिवारी जी के बारे में आपको बता दें कि आप MC मैग्रा हिल एजुकेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन है, उसके लेखक हैं। इसके अलावा पियर्सन, जो एक UK की प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, उसके आप लेखक हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिसमें आप एक लेखक के तौर पे कार्य किया है। तो आइए रूबरू होते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो विंध्य का हमारे गौरव है और विंध्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हम विंध्या टाइम्स में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सफलता के लिए। मैं पहला सवाल तो आपकी जर्नी से करना चाहूँगा कि जीवन में कब ऐसा लगा कि लेखन कार्य में जाना चाहिए, और फिर इसके बाद एक विंध्य के एक छोटे से गांव से शुरुआत होती है, और कैसा सफ़र रहा MC मैग्रा हिल, पियर्सन जैसे पब्लिकेशन में लेखक के तौर पे कार्य करने में। धन्यवाद तिवारी जी, और धन्यवाद विंध्या टाइम्स की समस्त टीम को जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर कुछ ना कुछ पठन पाठन की गतिविधियों या लेखन की गतिविधियों के बारे में आप सब लोगों को बता पाऊँ। मैं भी विंध्य की पार्टी से, विंध्य की माटी से ही जुड़ा हुआ शख्स रहा हूँ। हमेशा शून्य से शिखर तक की अलग बातें हैं, अभी भी मेरा संघर्ष जारी है। आपने मुझे कुछ भारी भरकम शब्दों के साथ मेरा यहाँ पे स्वागत किया, उसके लिए पुनः एक बार मैं आत्मिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं लेखन के रूप में 2017 में सर्वप्रथम महेश कुमार बंडवाल, जो वर्तमान समय में पांडिचेरी में पदस्थ हैं IPS के रूप में, उनके साथ कार्य किया और पहली किताब मेरी पब्लिश हुई मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन। उसके पश्चात में मैग्रा हिल एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन है जो USA का, वहाँ पर जुड़ा और वहाँ मेरी मध्य प्रदेश सब्जेक्टिव और मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ पुस्तक प्रकाशित हुई। आफ्टर देन उसके बाद में विभिन्न प्रकाशकों के माध्यम से, प्रकाशनों से मैं जुड़ता चला गया, लोगों से, हम समस्त कोचिंग संस्थानों के बच्चों से, शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, और कहीं ना कहीं मेरे सामने एक सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह बनकर आ रहा था कि जो कभी मेरे पठन पाठन की समस्याएं थी वो आज भी उसी तरह पड़ी हुई हैं बच्चों के सामने। अधिकांश क्षेत्र अगर हम मध्य प्रदेश का देखें तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लोग संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, पठन पाठन की सहज उपलब्धता नहीं है, और यहाँ सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है पुस्तकों की। इसलिए मैंने अपना रास्ता तय किया और रास्ता अपना चुना कि मुझे एक मानक पुस्तकें तैयार करनी है जो एक नींव का पत्थर साबित हो सके विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल, विंध्य की आपने बात की, यहाँ के लोगों की बात की। एक सवाल मैं आपसे एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के तौर पे करना चाहूँगा कि जब एक विंध्य का लड़का जाता है तैयारी करने, इंदौर जाता है, दिल्ली जाता है, और वो जब कुछ लड़के जो यहाँ तैयारी करते हैं, क्या बेहतर होता है? क्या विंध्य के लोगों को, विंध्य के प्रतियोगी विद्यार्थियों को क्या बेहतर मिलता है जो मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र जैसे मालवा, निमाड़ से के अपेक्षा बेहतर मिलता है? देखिए तिवारी जी, वैसे तो मुझे कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश समान ज्ञान लिखने का मौका मिला तो पूरे मध्य प्रदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी गतिविधियों के बारे में मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों को मैंने जाना समझा। लेकिन विंध्य से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि रहा है और यहीं से मैंने पठन पाठन और शिक्षा ग्रहण की। यहाँ मैंने एक चीज़ व्यक्तिगत रूप से महसूस की है कि यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ के व्यक्तियों के लिए ज्ञान के रूप में माँ सरस्वती का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति की वाक्पटुता, दूसरा उसकी लेखन क्षमता, उसके पास शब्द चयन, ये विशेष चीज़ें हैं जो एक किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को विशेष रूप से आवश्यक होती हैं। क्योंकि अगर हमारे पास वाक्पटुता है तो हमारा साक्षात्कार काफ़ी अच्छा जाएगा, हमारे पास लेखन शैली काफ़ी अच्छी है तो हमारा मुख्य परीक्षा अच्छी जाएगी, और फिर आफ्टर दिन अगर हम बौद्धिक कौशल से हम अच्छे हैं तो हमें फैक्ट बेस पर आधारित चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, तैयार होंगी, जिसका हमें फायदा प्रारंभिक परीक्षा में मिलेगा। तो सीधा सीधा कहा जाए कि एक अपने आप में एक परिपूर्ण विद्यार्थी होता है विंध्य का विद्यार्थी। लेकिन जो आपने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों का जाना इंदौर या दिल्ली, उसकी समस्या ये है कि जब किसी भी चीज़ की अनुपलब्धता होगी, यहाँ पर कोई चीज़ सहज उपलब्ध नहीं होगी, तब बच्चे को जरूर कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, अपने
पठन पाठन के लिए। इस कारण से वह इंदौर या दिल्ली जैसी जगहों पर जाता है। वहाँ उसके साथ पढ़ाई से ज़्यादा जो कहीं एक्सपेंसेस खर्चे हैं वो रहन सहन खान पान के हैं, और वहाँ उसके पास एक चुनौतीपूर्ण जीवन प्रारंभ होता है, और वहीं उन्हीं के बीच में बड़ा होना है, उसे पढ़ना है, अपने ये बौद्धिक स्तर का विकास करना है, और उसके बाद उसे सिलेक्शन भी लेके वापस आना है और अपनी बिंद की प्रतिभा को बताना है कि नहीं, मैं बिंद से ही हूँ और मैं कुछ अच्छा बेहतर कर सकता हूँ और ये मुकाम अर्जित कर सकता हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने किया है यहाँ से बिंद से, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे MPPSC का सिलेक्शन हो, काफ़ी अच्छी संख्या में सिलेक्शन हुआ है अपने क्षेत्र से। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आगामी 11 अप्रैल को आयोजित होनी है। बहुत कम समय बचा है। बहुत सारे छात्र विंध्य के भी जो इंदौर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कम समय में किस तरह वो अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है तिवारी जी, क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा बहुत नज़दीक है। 11 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की गई है आयोग द्वारा, और इस वर्ष जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हो रही है वह नवीनतम सिलेबस आधारित हो रही है। नवीनतम सिलेबस आधारित मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा यह है कि जिसमें मध्य प्रदेश समान ज्ञान का सर्वाधिक वेटेज है, और इस वर्ष संभावना है कि लगभग 40 से 45 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश समान ज्ञान से पूछे जाएंगे। कोई बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मध्य प्रदेश समान ज्ञान बच्चा तैयार करता नहीं है या उसे पढ़ाया नहीं जाता या पहली बार पढ़ रहा है। उसके आसपास की ही चीज़ें उसे पढ़नी है, जाननी है, समझनी है, क्योंकि उसे नौकरी आज नहीं तो कल मध्य प्रदेश में ही करना है। इसलिए मध्य प्रदेश समान ज्ञान के बारे में जानकारी होना उसे बहुत आवश्यक है। 2 चीज़ें जरूर जोड़ी गई हैं सिलेबस में जो बच्चे के लिए समस्या बनकर आ रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतिहास, दूसरी समस्या बनकर आ रही है मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, तीसरी समस्या जो बच्चे के पास आ रही है यूनिट वाइज एक व्यवस्थित कंपाइल मटेरियल न होना। तो मैं यहाँ कहूँगा सबसे पहले टू द पॉइंट कि जो भी 10 दिन का समय बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो हमारे पास इतना असीम सिलेबस है और इतनी पुस्तकें हैं कि अगर आजीवन पढ़ें तो वो भी हमारे लिए समय कम पड़ जाएगा। लेकिन इन 10 दिनों में बच्चे को खासकर जैसे मालवा के संदर्भ में, विंध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अपना सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, इन जिलों के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। यहाँ या तो हमारे जनजाति बंधु रहते हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान क्या है, उनके खान पान, उनका रहन सहन किस तरीके से है, वहाँ की भौगोलिक चीज़ें कैसी हैं। विंध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो विंध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे विंध्य से एक बहुत पसंदीदा क्वेश्चन रहा है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए आपकी सीमेंट उद्योग यहाँ क्यों स्थापित हुआ, या सीमेंट उद्योग के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए। और हमें इसका कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाला कारण पता होना चाहिए, कारण के रूप में स्पष्ट। जैसे अगर सीमेंट उद्योग है तो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भागों में सर्वाधिक विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जिनमें सहज चूना पत्थर की उपलब्धता होती है। सहज चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सघन सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई। ऐसे जो महत्वपूर्ण तथ्य, बाई चैनल टू द पॉइंट, ये कंसेप्ट बच्चे के तैयार होने चाहिए। और सामान्य चीज़ें जो जिलेवार जानकारी है उनको ज़्यादा बच्चा तैयार करके जाए, मैं तो यही सजेशन दूंगा। ठीक है, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास की बात की। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जो भी बुक या प्रारंभिक परीक्षा की हो या मेंस एग्ज़ाम की जो भी आई हैं, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास जो है और मध्य प्रदेश की लोक साहित्य, खासकर जनजातियों से उसकी डिटेल जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो आप जैसे MC मैग्रा हिल्स जैसे एक बड़े पब्लिकेशन में आप लेखक के तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स आएंगी जिसमें इन चीज़ों की विधिवत जानकारी हमें मिल पाएगी? तिवारी जी, काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न किया है। यह भी दरअसल अभी तक जो पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाई गई हैं उसे इतना ज़्यादा डिटेल नहीं रखा गया कि उसमें इतिहास या कला, संस्कृति या स्थापत्य कला का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखा जाए। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है, हम सब विद्यार्थियों के रूप में, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ जिसे पढ़ाया गया है कि 1956 से पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यह व्यवस्था शुरू होती है 11 दिसंबर 1853 को, जब अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में कब्जा किया। मध्य प्रदेश मतलब सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस भी उसे नहीं कह सकते इस तरीके से, क्योंकि नर्मदा सागर क्षेत्र था वह। उस टाइम अंग्रेजों ने अपने हड़प नीति के अंतर्गत कब्जा किया था नागपुर पे, और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के कारण ही यहाँ का जो प्रशासनिक संगठन तैयार हुआ, और वही कहीं ना कहीं आज व्यवस्था हमारे सामने चल रही है। आज भी जो हमारे पास स्वतंत्रता के समय जो इकाइयाँ थी, मध्य प्रदेश 4 क्षेत्रों में विभक्त था, चाहे विंध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य भारत क्षेत्र हो, चाहे होलकर स्टेट हो। होलकर स्टेट तो आपका मध्य भारत में ही मर्ज था। भोपाल अपना एक स्वतंत्र राज्य रहा। इसके अतिरिक्त महाकौशल क्षेत्र,
ये 4 हिस्से विशेष रूप से मध्य प्रदेश के रहे हैं और इन सभी चारों को मर्ज करके हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रदेश बनाया गया। यहाँ के इतिहास और कला संस्कृति के संदर्भ में शोध कार्य जो हुए कहीं ना कहीं वो प्रतियोगी परीक्षाओं से हट के रहे, उन्हें कहीं ना कहीं कंपाइल नहीं किया गया है, इस कारण से समस्या हो रही है। और मेरी आगामी वर्षों में प्रोग्रामिंग है, जल्द ही 2-3 माह के बाद ही मैं कुछ पुस्तकें लेके आ रहा हूँ जिसमें यह जो समस्या आ रही है, यह समस्या का समाधान हो सके स्थायी रूप से। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पियर्सन पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, मैग्रा हिल एजुकेशन, प्रभात पब्लिकेशन से, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी और एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट से भी मेरी कार्य योजना है कि मैं जल्द ही किताबें प्रकाशित करूं और विद्यार्थियों के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाऊं। एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि बिंद के होने के नाते बिंद के लोग, बिंद के छात्र क्या आपसे बेहतर उम्मीद करेंगे कि बिंद के लिए उन्हें क्या बेहतर मिलेगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि बिंद के लिए, मैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए हूँ, बिंद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हूँ। लेकिन यहाँ मैंने जन्म लिया है, यह मेरी जन्मभूमि है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मेरे अंदर, मेरे लेखन शैली में हो या मेरे कार्य क्षेत्र में हो, झलकता है हमेशा। और बिंद की प्रतिभा, नो डाउट्स, काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले पहचान बनाई हुई है। मैं अकिंचन एक छोटी सी चीज़ काम कर रहा हूँ कि जो मेरे जीवन की समस्या रही वो किसी छात्र के जीवन की समस्या ना बने। और मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को एक जरूर संदेश देना चाहूँगा, यहाँ का व्यक्ति काफ़ी संघर्षशील है, काफ़ी मेहनती है, काफ़ी बुद्धिजीवी है। जब उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो इस चीज़ का वो समन्वय बना के सिर्फ मेहनत करे और पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के बाद अपने मुकाम को अर्जित करें। बिल्कुल। रीवा के छात्रों जो तैयारियां कर रहे हैं, अंतिम की कैसी तैयारियां? अब अंतिम समय है, जैसे आपने बताया कि कम समय बचा है, मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि कम समय है। लेकिन रीवा के लोग जो यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं बहुत कम टाइम पे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यूनिट 7 और यूनिट 9 की पाठ्य सामग्री सहज रूप से बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है और मध्य प्रदेश के इतिहास और कला संस्कृति के संदर्भ में ज़्यादा पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। आप इसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन जो चीज़ आपके सामने सहज उपलब्ध है उसका कोशिश करिए कि अधिक से अधिक बार आप रिवीजन कर सकें। नई चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है पुरानी चीज़ों का अभ्यास करें, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, लगभग उसमें 25 से 30% प्रश्न रिपीट होते हैं। इन रिपीट प्रश्नों की प्रवृत्ति को हमें देखते और समझते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की। उसके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करें, नवीनतम करंट अफेयर जानकारियों को हम तैयार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे रविशंकर तिवारी जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के छात्रों के बारे में और विंध्य के छात्रों के बारे में, खासकर वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विंध्य टाइम्स का। A youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Riva.